हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देव प्रिया। आज हम एक और लीड कोड मीडियम क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। There are integer array nums sorted in ascending order with distinct value, means all the values are unique. Prior to being passed to your function, nums is possibly left rotated at the unknown index k. ओके, सो ये जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. दिस, if it is rotated by the index of 3, that means if it is rotated by a unit of 4, it will become this. इसे एक बार करके देख लेते हैं. 0 1 2 4 5 6 7. अगर इसे एक यूनिट से रोटेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रोटेटिंग इट बाय 1 यूनिट, दैट मीन्स 7 यहाँ पे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 7 0 1 2 4 5 6. ठीक है. अब इसे और 3 यूनिट से रोटेट करते हैं. अब ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट से रोटेट किया मतलब सबसे पहले ये यहाँ आया, फिर 5 यहाँ आया, फिर 4 यहाँ आया. ये 3 यूनिट्स ऑफ रोटेशन होगा. तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 0 1 2. यही यहाँ पे बोला गया है कि 3 इंडिसेस से 3 इंडिसेस क्या हो जाएगा? 0 1 2 3. अगर ये 3 इंडिसेस से रोटेशन हो गया तो फिर ये बन जाएगा हमारा एरे. और ये हमने देखा भी, 4 यूनिट से हमने रोटेट किया या 3 इंडिसेस से रोटेट किया, दोनों में हमारा आंसर ये बन रहा है. ठीक है, यही यहाँ पे गिवन है. Given the array nums after possible rotation and an integer target, return the indices of the target if it is in nums or -1 if it is not in nums. तो यहाँ पे लेटस से मुझे टारगेट गिवन है 0. मुझे यहाँ पे चेक करना है टारगेट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है. ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट है. वंस मुझे टारगेट मिल जाएगा, मुझे इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करना है. दैट विल बी 0 1 2 3 4. सो दिस 4 इज द आंसर. ठीक है. बट इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है हमारी, वो लीनियर सर्च की लग रही है, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स को ट्रांसवर्स करके देख रहे हैं. सिंस लीनियर सर्च की लग रही है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन. अब हमने क्लियरली देखा है अपने पिछले वीडियोस में दैट लॉग एन इज लेस देन एन. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन से अब मुझे रिड्यूस करके लॉग एन पे लाना है. और लॉग एन पे लाने के लिए जनरली 2 मेथड्स होते हैं. वन इज बाइनरी सर्च, सेकेंड इज हीप. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जनरली हीप होता है, और बाइनरी सर्च किसी भी तरीके के सर्च करने के लिए होता है. बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए. क्या हमारे पास हमारा एरे सॉर्टेड है? यस, इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं. अब लेट अस सी इसको सॉल्व करने का बाइनरी सर्च का तरीका क्या होगा. मैंने पहले से कुछ सिनेरियोज लिखे हुए हैं, एक बार उस पर जाके वर्क करते हैं. सी, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमारे एरे को. ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है. अब देखते हैं कि ये केस 1 केस 2 बना कैसे है. लेट अस सी कि मैं इस पे वर्क करना शुरू करती हूँ. दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट.
लेफ्ट और राइट हमारा यहाँ पे गिवन है, तो मिड कितना आ जाएगा? मिड आ जाएगा 0 + 6/3 दैट इज 3। ये मेरा मिड आ गया है। अब मेरे को ये देखना है क्या मिड से आगे मेरे पास सारे नंबर्स बड़े हैं। दैट मीन्स क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में आया है मेरा? अगर असेंडिंग ऑर्डर में आया है तो ये केस 2 बनेगा, एंड अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आता तो फिर केस 1 बनता, डिफरेंट केस। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, एंड मिड समवेयर यहाँ पे आएगा 3। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी हम सेम चीज देखेंगे कि क्या ये वाला पार्ट हमारा असेंडिंग है। ये वाला पार्ट हमारा असेंडिंग नहीं है, तो ये केस 2 हो गया, ये केस 1 हो गया कि ये असेंडिंग है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि असेंडिंग है या नहीं है? इसको चेक करने का एक ही तरीका है, इफ m इज लेस देन 5, इफ m इज लेस देन r, तो ये असेंडिंग होगा। सिमिलरली ये एल्स वाले केस में आ जाएगा, इफ m इज नॉट लेस देन r। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस बना। पहली बार जब मिड से राइट की तरफ सब असेंडिंग हो तो हमें कैसे डील करना है। दूसरी, जब मिड से राइट की तरफ असेंडिंग नहीं हो तब हमें कैसे डील करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको केस 2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि इधर की तरफ हमें सारी की सारी असेंडिंग वैल्यूज मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट इफ माई टारगेट इज ग्रेटर देन m एंड व्हाट इफ माई टारगेट इज लेस देन m। ठीक है, अगर टारगेट वैल्यू जो है हमारी वो लेस देन m है, फॉर एग्जाम्पल से आवर टारगेट इज 0, अगर हमारी टारगेट वैल्यू 0 है तो वो लेस देन m है। इधर तो सारा बड़ा आ रहा है m से क्योंकि असेंडिंग है, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे जाना है, दैट इज टू आवर लेफ्ट। ये हमें पता है, दैट इज टू आवर लेफ्ट। लेफ्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं और अदरवाइज राइट को उठा के यहाँ ले आएंगे तो भी ये लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, बट अभी के लिए हम ये रहने देते हैं। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इफ जो वैल्यू है वो बड़ी है। अगर वैल्यू मेरी बड़ी होगी, इस मिड वैल्यू से मेरी टारगेट वैल्यू बड़ी होगी, दैट मीन्स टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड, ये वाला केस है, तो हमें क्या देखना है। अगर टारगेट वैल्यू ग्रेटर देन मिड है तो ऑफ कोर्स इस साइड आएगी, एंड इस साइड तो आएगी ही, वो इधर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टारगेट वैल्यू 6 है तो वो इधर तो हो ही सकता है क्योंकि m से बड़ा है, तो राइट साइड पे तो हो ही सकता है, पर वो इधर भी हो सकता है क्योंकि ये एक रोटेटेड एरे है। तो अगर टारगेट अगर ग्रेटर देन m है तो हमें एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा टारगेट ग्रेटर देन r भी है। r इज दिस राइट पॉइंटर। ठीक है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा टारगेट ग्रेटर देन r भी है। अगर r से भी बड़ा है तो इसे कहाँ जाना होगा, तो इसे जाना होगा लेफ्ट पार्ट में। अदरवाइज अगर t बड़ा है m से लेकिन r से बड़ा नहीं है, अगर t बड़ा है मिड से लेकिन r से बड़ा नहीं है, तो ये else में चला जाएगा, और else में क्या हो जाएगा, अगर r से बड़ा नहीं है तो इस वाले पार्ट में मिलेगा मुझे, राइट साइड में। नाउ इसी केस को अब इधर से देखते हैं। अब ये हम नॉन असेंडिंग में आ गए हैं। नॉन असेंडिंग में भी हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा जो टारगेट है ये m से बड़ा है तो क्या होगा। मेरे पास 6 है,
मेरा टारगेट अगर 7 है तो क्या होगा, तो ये हमेशा ही राइट साइड पे फॉल करेगा। बट अगर मेरा जो टारगेट है वो लेस देन m है तो क्या होगा। सी, अगर मेरा टारगेट लेस देन m है मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ में से कहीं पे भी आ सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है। दैट मीन्स मेरे को अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि टारगेट m से तो कम है, क्या टारगेट l से भी कम है, दैट मीन्स लेफ्ट पॉइंटर से भी कम है क्या। सो इफ टारगेट इज लेस देन l, अगर टारगेट l से भी कम है तो अगेन ये मेरे राइट साइड में पॉइंट करेगा। अदरवाइज ये मेरे लेफ्ट साइड को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स अगर m से तो कम टारगेट है लेकिन टारगेट l से कम नहीं है तो ये मेरे को लेफ्ट साइड में पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इस एरिया में मेरे को आंसर मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सी, हमारे पास रोटेटेड एरेज जो होगा वो 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला तो ये होगा जहाँ पे मिड ही हमारा टारगेट होगा, पहला केस। तो अगर हमारे को मिड पे टारगेट मिल जाता है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज़ इस केस में मेरा टारगेट अगर 6 होता, ठीक है, तो मैं क्या करती यहाँ पे आके, मैं कहती ओके माई टारगेट इज 6 इज इक्वल टू मिड, मैं रिटर्न कर जाती, मैं इसका इंडेक्स वैल्यू ले लेती 3 और रिटर्न कर जाती। ऑल राइट, बट यहाँ पे सबसे पहले तो अब ये है कि इन दोनों केसेस में टारगेट वैल्यू मिड पे नहीं है, तो अब हम रोटेशन पे सबसे पहले ध्यान देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास 2 तरीके का रोटेशन आता है। पहले तो हम मिड से डिवाइड कर देते हैं और ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रोटेशन किस पार्ट में लाई करता है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें अच्छे से बताया था ग्राफ बना के कि कैसे हम रोटेशन को ट्रैक कर सकते हैं। रोटेशन का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें अब नहीं जा रही हैं। सिंस ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है इसीलिए आपको यहाँ पे रोटेशन मिलेगा, दिस पॉइंट पे रोटेशन हुआ है। ठीक वैसे ही अगर मैं इस केस को देखूँ, राइट साइड वाले केस को, तो उसमें रोटेशन इस साइड हुआ है क्योंकि ये वाला साइड असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा था, दूसरा साइड ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब हम 2 केसेस के साथ डील करते हैं। पहला केसेस तो ये होता है हमारा कि जब सब कुछ हमारे फेवर में है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है। असेंडिंग ऑर्डर में होने का मतलब अगर टारगेट मेरा मिड से बड़ा है, अगर टारगेट मेरा मिड से बड़ा है तो वो चाहे तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, 2 केसेस हैं आने के लिए। ठीक है, अगर टारगेट मेरा मिड से बड़ा है और आर से भी बड़ा है तो ये मेरे लेफ्ट साइड में आएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मेरा टारगेट मिड से भी बड़ा है और आर से भी बड़ा है तो वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा। और अगर मेरा टारगेट मिड से तो बड़ा है पर आर से बड़ा नहीं है तो ये मेरा राइट साइड में लाई करेगा। ठीक है, और अगर मेरा टारगेट मिड से छोटा है तो तब तो वो पक्का ही लेफ्ट साइड में लाई करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे रिवर्स केस में, जब हमें M to R के बीच में असेंडिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है, उस केस में हम कैसे डील कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम रोटेशन वाले पार्ट से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट इज, अगर मेरा टारगेट इस M से बड़ा है तो वो पक्का राइट साइड में आएगा, वही यहाँ पे रिटर्न है। लेकिन अगर ये M से छोटा है तो वो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। दैट मीन्स अगर वो M से छोटा है वो लेफ्ट पार्ट में भी आ सकता है और राइट पार्ट में भी आ सकता है।
तो इसके लिए हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि क्या वो L से भी छोटा है। अगर वो टारगेट M से छोटा है और L से भी छोटा है तब तो वो ये राइट पार्ट में लाई करेगा। अदरवाइज अगर ये M से छोटा है पर L से छोटा नहीं है तो ये लाई करेगा लेफ्ट पार्ट में। ये यहाँ पे रिटर्न है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इन कंडीशन को अगर कंबाइन करना चाहें एक बार देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। सी, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है इफ टारगेट इज ग्रेटर देन एम। अगर मेरा टारगेट ग्रेटर से ज़्यादा है तो ये आंसर राइट साइड में लाई करेगा। राइट साइड में लाई करने का क्या मतलब है, हम लेफ्ट को उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तभी तो अब हम लेफ्ट से राइट के फॉर्म में देखेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे राइट के जगह सिर्फ यहाँ ये लिखना होगा दैट लेफ्ट इज इक्वल टू m+1। ऑल राइट, जहाँ पे भी हम राइट पे लेके जा रहे हैं हमें यही चीज़ लिखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी अगर हम चीज़ों को राइट पे लेके जा रहे हैं तो मेरे को यही लिखना पड़ेगा। और इसके अपोजिट केस अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं चीज़ों को, तो लेफ्ट में लेके आने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे ले आऊँ राइट को, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें कहा जा रहा है लेफ्ट में आने को तो वहाँ ये कह रहे हैं राइट को m-1 करना है। ऑल राइट, और ये सब जगह यही करना है, इस केस में भी यही करना है। यहाँ पे अगर बोल रहे हैं लेफ्ट में आने के लिए लेफ्ट पार्ट हमारा ये है तो मेरे को राइट को उठा के यहाँ पे m-1 पे ला के प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ हम लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं वहाँ पे हम लिख देते हैं राइट इज इक्वल टू m-1। अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट इज इक्वल टू m+1। यही तरीका है लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करने का। नाउ अब हम इसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए देखते हैं। सी, अब ये हमारा रिपीटेड केसेस बन रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे ये दो रिपीटेड केसेस बन रहे हैं और राइट साइड में मेरा ये दोनों रिपीटेड केसेस बन रहा है। क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? लेट अस सी कि हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या नहीं। सी, अगर मैं यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज कर लूँ कि लेफ़्ट वाला कहाँ पे आ रहा है तो एल्स पार्ट में बाकी सारे राइट आ जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ लेफ़्ट के लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करूँ कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तो राइट मेरा अपने आप मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ टारगेट इज़ लेस देन m एंड टारगेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l, क्योंकि टारगेट लेस देन l में राइट जा रहा था तो टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू l में वो लेफ्ट आना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ इफ़ टारगेट इज़ लेस देन m एंड टारगेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l, दैट मीन्स इससे अपोजिट टारगेट, तो ये मेरा आना चाहिए लेफ्ट में। लेफ्ट में दैट मीन्स ये वाली कंडीशन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अगर एल्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला कंडीशन, क्योंकि एल्स में मुझे राइट साइड में जाना है। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ कोड को हमने 4 लाइन्स ऑफ कोड में रिड्यूस कर दिया। ये कैसे हुआ? बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट कंडीशंस टुगेदर, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे भी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम राइट की कंडीशन को किसी भी तरीके से अलग कर लें तो बाकी सब चीज़ हमारा एल्स पार्ट में आ जाएगा, तो कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड दिखेगा। दैट मीन्स इफ़ टारगेट इज़ ग्रेटर देन m, ये वाला पार्ट, एंड
क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट है तो मेरे को इससे उल्टा कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखती हूँ टारगेट इज लेस देन इक्वल टू आर। अगर ये कंडीशन है तो ये राइट पे पहुँच गया। राइट पे पहुँच गया दैट मीन्स लेफ्ट इज इक्वल टू m+1। अदरवाइज ये हो जाएगा राइट इज इक्वल टू m-1। ठीक है, तो अभी हम बहुत आराम से इसको भी हमने 4 लाइन्स में कर लिया इंस्टेड ऑफ दिस 5 लाइन्स। तो अभी हम बहुत आराम से अपने कोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला, जब असेंडिंग ऑर्डर हो, ये असेंडिंग के लिए है। ये जब ऑर्डर हमारा नॉन असेंडिंग हो। जब असेंडिंग नहीं हो तो ये वाला केस चलेगा, जब असेंडिंग हो तो ये वाला केस चलेगा। ठीक है, अब हम ये कैसे जज करेंगे कि ये असेंडिंग है या नहीं है? ये जज करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ m इज़ लेस देन r, दैट मीन्स ये असेंडिंग वाले पार्ट के साथ डील करेगा। अदरवाइज एल्स ये डिसेंडिंग वाले पार्ट के साथ डील करेगा या नॉन असेंडिंग वाले पार्ट के साथ डील करेगा। ओके, अब हम इसको कोड करते हैं। बहुत सारे कोड तो हमने यहीं लिख लिए हैं, बट स्टिल हम इसी चीज़ का रेफरेंस लेके एक बार अपने कोड को लिख लेते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं अपना लेफ़्ट और राइट डिसाइड करती हूँ क्या होगा। अब हमारा वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक लेफ़्ट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे मिड। नाउ अगर हमने मिड निकाल लिया है और अगर मिड ही हमारा टारगेट है, तो हम इसमें कर देंगे रिटर्न m, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करना है। अदरवाइज हमारा 2 कंडीशन बनता है। इफ असेंडिंग एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं असेंडिंग वाले पार्ट के साथ डील करूँगी। असेंडिंग वाले पार्ट को लिखने का हमारा तरीका था इफ़ nums of m is less than nums of r। ये हमारा असेंडिंग केस था। एल्स ये हमारा डिसेंडिंग केस है। मैं इसको अंदर लिख देती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने असेंडिंग पार्ट के साथ कैसे डील किया था। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी मीट होती है तो हम राइट साइड ऑफ द एरे में चले जाएंगे। दैट मीन्स एल्स हम लेफ्ट साइड स्टे करेंगे।
ओके, अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में जहाँ हमें रोटेशन इन्वॉल्व है। अगर उसके साथ डील करना हुआ तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड शिफ्ट। दैट मीन्स एल्स ठीक है। और अगर हमें इससे कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो हम पूरे वाइल लूप के चलने के बाद कह देंगे रिटर्न -1। क्यों कहेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में ही गिवन है कि अगर आपको टारगेट वैल्यू नहीं मिलती है तो आप -1 को रिटर्न करो। अब इसे चला के देखते हैं एक बार। चल गया है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया है। लेट मी मेक द कोड क्लीन। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी और दिन किसी नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।